हे गाइस, दिस इज रघु here। आज का टॉपिक नीड एंड रिक्वायरमेंट फॉर एयरक्राफ्ट वेइंग है। जब भी मैन्युफैक्चर एक नया एयरक्राफ्ट बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, उनसे टाइप सर्टिफाइड करवाता है, उसको एक नए ओनर से जाने से पहले उसके नए ओनर के जाने से पहले मैन्युफैक्चर को अब उसका वेट एंड बैलेंस रिपोर्ट बनाना पड़ता है। वेट एंड बैलेंस रिपोर्ट जो होता है उसके अंदर टिपिकली क्या दो डिटेल ज़्यादा रहता है। एम्प्टी वेट क्या होगा एयरक्राफ्ट का वो मेंशन किया हुआ रहेगा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर है वो उसमें अंदर मेंशन किया हुआ रहता है। दो तरीके से मैन्युफैक्चर जो है ये पता कर सकता है, बाय पुटिंग द होल एयरक्राफ्ट ऑन द स्केल्स एंड इंडिविजुअल मैथमेटिकल कैलकुलेट कर सकता है। एट द सेम टाइम ऐसा नहीं होगा कि मैन्युफैक्चर के पास सिर्फ एक एयरक्राफ्ट होगा, सर्टेन मॉडल का एक एयरक्राफ्ट होगा, ऐसा नहीं होता। उसको भी दो तरीके से मैन्युफैक्चरर जो है उसको पता कर सकता है। तो ही कैन डू वन थिंग, ही कैन ईच एंड एवरी एयरक्राफ्ट को वेट एंड बैलेंस का अलग से रिपोर्ट बना सकता है। दिस इज़ वन आइडिया, बिकॉज उसके पास थाउजेंड्स ऑफ एयरक्राफ्ट रहेंगे एंड हर एक इंडिविजुअल एयरक्राफ्ट को वेइंग करके उसका बैलेंस रिपोर्ट बनाना मे बी इट मे प्रूव डिफ़िकल्ट और एकदम टाइम टेकिंग हो सकता है। ऑल्टरनेटली और एक तरीका है, 10 से 20% मतलब 10 से 20% जो है एयरक्राफ्ट का वेइंग कर सकता है, एवरेज उसका निकाल सकता है। एंड हर एक एयरक्राफ्ट को ये जो अपने वेट 10 से 20% का अपने जो एयरक्राफ्ट का अपने जो वेट एंड बैलेंस रिपोर्ट निकाला है वो सबका एवरेज निकाल के यू कैन अप्लाई टू ईच एंड एवरी अदर एयरक्राफ्ट विच आर स्टिल रिमेनिंग, बिकॉज मॉडल सेम है, साइज सेम है, सब कुछ सेम है। तो वी कैन एज्यूम दैट कि बाकी सब एयरक्राफ्ट का भी यही ऑलमोस्ट यही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यही उसका एम्प्टी वेट रहेगा करके, विथ प्लस माइनस सम पॉइंट्स के साथ सेम ही रहेगा करके हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। वी एज्यूम इट, जिससे थोड़ा सा टाइम कंजम्पशन जो है थोड़ा सा कम किया जा सकता है। और एक बात तुम लोगों को याद रखना है कि जब भी कोई एयरक्राफ्ट को आप नए ओनर के पास भेजते हैं, ओनर को भी वेइंग रिपोर्ट समय समय पर बनाना पड़ता है। जो नया ओनर है उसको भी समय समय पर बनाना पड़ता है। एंड डिपेंड करता है कि उस किस पे डिपेंड करेगा कि वेइंग कब करोगे एंड ऑल, टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट पर डिपेंड करता है, साइज़ ऑफ द एयरक्राफ्ट पर डिपेंड करता है, एंड कैसे यूज़ कर रहा हूँ उस पर भी डिपेंड करता है कि कब एक ये नया ओनर जो है उसका वेइंग एंड बैलेंसिंग रिपोर्ट वापस बनाएगा। तो जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ स्मॉल एयरक्राफ्ट दैट इज सेस्ना 172, उसको पीरियोडिकली वेइंग करना पड़ता है। एंड जो भी एक एयरक्राफ्ट लो आप, उसका वेट एंड बैलेंस रिपोर्ट जो है एक्यूरेट एंड नया होना चाहिए। तो इसीलिए देखा गया है कि जब भी आप पीरियोडिकली इंस्पेक्शन करने का ये रीज़न होता है कि पीरियोडिकली वेइंग करने का, बैलेंस रिपोर्ट बनाने का ये रीज़न होता है, जो भी हमें रिपोर्ट हमारे पास अवेलेबल हो, इट शुड बी लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए 10 से 15 साल पुराना रिपोर्ट को मैं अभी रेफरेंस से यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज एयरक्राफ्ट का वेट जो है समय के साथ चेंज होता है। इट मे बी बिकॉज ऑफ डस्ट पार्टिकल एंड ऑल, हो सकता है कि नया कंपनी उसको प्लेस कर दिया, कुछ भी रीज़न हो सकता है, उसकी वजह से वेट एयरक्राफ्ट का चेंज होता है। तो इसीलिए समय समय पर हमें एयरक्राफ्ट का वेट को पीरियोडिकली चेक करना पड़ता है। एयरक्राफ्ट का वेट कितना बदला, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना बदला एंड ऑल हमें चेक करना पड़ता है, एंड इट शुड बी करेक्ट, जो उसका रिपोर्ट अलग से बनाना पड़ता है। ये तुम लोग थोड़ा सा याद रखना है। एंड एयरक्राफ्ट जो जिसका आपका वेट एंड बैलेंस रिपोर्ट घूम गया है, वैसे केस में ऑब्वियसली उसको नया रिपोर्ट तो बनाना पड़ेगा उसके लिए। और एक कंडीशन भी आ सकता है, तीसरा कंडीशन, एक हो गया पीरियोडिकल चेकिंग होगा, दूसरा हो गया आपका डॉक्यूमेंट ही घूम गया, और तीसरा कंडीशन ये है कि आप नया कंपोनेंट को अंदर प्लेस कर रहे हैं, नए कंपोनेंट्स को इंस्टॉल कर रहे हैं। वैसे केस में भी आपको एज अ टोल्ड यू अर्लियर कि नया कंपोनेंट जो है उसका इक्विपमेंट अपना साइज़ जो है साइज़ अलग रह सकता है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा चेंज हो सकता है, या डिफरेंट चीज़ उसके अंदर अप्लाई हो सकते हैं। जो नया कंपोनेंट को अप्लाई अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो, यू नीड टू वे द एयरक्राफ्ट वंस अगेन, बैलेंस द एयरक्राफ्ट वंस अगेन, एंड यू नीड टू क्रिएट अ न्यू रिपोर्ट फॉर इट। एक नया रिपोर्ट उसके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा।
और एक चीज़ तुम लोग को याद रखना है कि जब भी कोई नया इंस्टॉलर मतलब जो इक्विपमेंट को प्लेस कर रहा है, वो इक्विपमेंट को प्लेस कर कैसे किया, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप वेट एंड बैलेंस रिपोर्ट कैसे निकालोगे। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ जस्ट टेक एन एग्जांपल। अगर आप के इंस्टॉलर को आपका इक्विपमेंट का वेट पहले से पता है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर है पता है, कौन से पॉइंट से कितनी दूरी में है आपका इक्विपमेंट आपके एयरक्राफ्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो ये सब आपको पहले से अंदाज़ा है, तो न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता करना, उसका नया वेट पता करना आसान होता है। तो मैथमेटिकली वैसे कंडीशन आप मैथमेटिकली पता कर सकते हो। अगर आपको पता नहीं है वेट, उसका एयरक्राफ्ट का वेट क्या है नॉल, मतलब आपके इक्विपमेंट का वेट क्या है आपको पता नहीं है, वैसे केस में आप इंस्टॉल करोगे, बाद में पूरे एयरक्राफ्ट को स्केल पर प्लेस करोगे, विंग स्केल जो होता है उसको प्लेस करोगे, यू कैन परफेक्टली आप पता कर सकते हो वेट को, हम परफेक्टली ऐसे तरीके से भी पता कर सकते हैं, एंड इट इज़ प्रैक्टिकली परफेक्टली एक्सेप्टेबल। ये एक्सेप्टेबल फिनोमेना है, आप ये इस तरह भी हम लोग पता कर सकते हैं। और एक तरीका ये, और एक प्रॉब्लम ये आता है कि आप का जो एयरक्राफ्ट है, एज अ टोल थोड़ी देर पहले मैं वापस बता रहा था मैं कि समय समय के बाद, मे बी 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, मे बी 1 साल 2 साल के अंदर ही एयरक्राफ्ट का वेट जो है बढ़ना शुरू करता है। एयरक्राफ्ट का वेट क्यों बढ़ता है? वाई? बिकॉज आपका एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में जाता है, तो नया इक्विपमेंट प्लेस करने की वजह से एक प्रॉब्लम तो है ही। एट द सेम टाइम जब आप एक नया पेंटिंग अप्लाई करते हो, पुराना पेंट को ठीक से रिमूव किए बिना अगर आप नया पेंटिंग अप्लाई करते हैं, तो उसकी वजह से एयरक्राफ्ट का वेट बढ़ेगा। सिमिलरली डर्ट हो गया, ग्रीस हो गया, ऑयल हो गया, जो इनएक्सेसिबल एरिया में अगर वो ऑयल, ग्रीस एंड डर्ट है, वैसे केस में भी आप ये इन सबका खुद का अपना वेट रहेगा, इनका पास मास है तो ऑब्वियसली वेट रहेगा, तो विच विल लीड टू एन इंक्रीज इन वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट। ये भी आपके एयरक्राफ्ट का वेट को इंक्रीज कर सकता है। समय समय पर क्लीन करो तो अच्छी बात है, लेकिन इनएक्सेसिबल एरिया है तो ये डिफ़िकल्ट होता, तो उसके लिए भी आपको पीरियोडिकल चेकिंग करना पड़ता है। जब आप एक नया इक्विपमेंट को इंस्टॉल करते वक्त देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट कि आप सर्टन कंपोनेंट को, स्पेशली माइनर कंपोनेंट जो होते हैं, जैसे स्क्रूस हो गया, हार्डवेयर इक्विपमेंट्स होते हैं, इवन वायर होता है, वो सबको इग्नोर कर देते हैं। बहुत से केस में जो इग्नोर में भी हमारे ध्यान में नहीं आता ये सारे इक्विपमेंट, या थोड़ा बहुत गिन भी लिया हो सकता है, बहुत सारे अदर पार्ट्स को भी हम लोग इग्नोर कर देंगे। मेजर कंपोनेंट जो है हमारे ध्यान में रहता है, छोटे कंपोनेंट हमारे ध्यान में नहीं रहता। इसकी वजह से जो है बहुत से कंपोनेंट के वेट को हम लोग अपने कैलकुलेशन में हम लोग ऐड ही नहीं करते। जब हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, यू नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल द इक्विपमेंट, ऑल द कंपोनेंट्स विद इन द एयरक्राफ्ट, तभी हम लोग को एक सही एम्प्टी वेट वैल्यू मिलेगा, एम्प्टी वेट का वैल्यू मिलेगा। बट बहुत से केस में देखा गया है कि बहुत सारे होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट बहुत सारे होते हैं, थाउजेंड्स होते हैं, तो हमारे ध्यान से निकलने का चांस है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, सर्टेन वेट को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पूरे एयरक्राफ्ट को आप एक स्केल में प्लेस करो, यू विल गेट एन एग्जैक्ट वैल्यू। ये गुड प्रैक्टिस है, इससे का समय भी बचता है, एट द सेम टाइम यू विल गेट अ राइट वैल्यू, आपको एक सही वैल्यू भी मिलेगा। एंड बहुत से एयरक्राफ्ट को हम लोग 3 साल में एक बार, मैं जैसे थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि पीरियोडिकली हमें इंस्पेक्शन करना पड़ता है, पीरियोडिकली हमें एयरक्राफ्ट को वेइंग करना पड़ता है, तो टिपिकल 3 साल का रहता है ये 3 साल का। एवरी 3 ईयर्स में हम लोग एम्प्टी वेट कब चेक करेंगे? अगर आपका जो एयरक्राफ्ट ट्विन इंजन टाइप है, उसका पैसेंजर कैपेसिटी जो है 20 या 20 से ज़्यादा है, उसका मैक्सिमम पेलोड जो है 6,000 से ज़्यादा है, 6,000 पाउंड से ज़्यादा है, वैसे केस में नॉर्मली हम लोग एवरी 3 ईयर्स में, हर 3 साल में हम लोग उसका एम्प्टी वेट एंड बैलेंस रिपोर्ट बनाते हैं, एम्प्टी वेइंग एंड बैलेंस रिपोर्ट बनाते हैं। ये एक 3 साल का फिनोमेना जो ऑलमोस्ट सारे टाइप के एयरक्राफ्ट में अप्लाई होता है।
बिजनेस जेट्स हो गया, लाइन रीजनल प्लेन्स हो गया, सबके केस में ये जो है 3 इयर्स का कंडीशन जो अप्लाई होता है। हियर कम्स द एंड ऑफ द टॉपिक। कुछ डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना।